पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, कल आपकी एक क्लास हुई थी किशोरावस्था की, वो आपको देखना मतलब अनिवार्य है। अगर आप इस क्लास में आज की आए और अगर आपने किशोरावस्था की क्लास नहीं देखी है तो क्लास ये वाली खत्म होने के पश्चात वो क्लास जरूर देखिएगा। जो बच्चे देख चुके हैं, जरा वो नए बच्चे जो आए इनको बता दो कैसी क्लास है, ठीक है। और आपको एक बात इंपॉर्टेंट ये बता दें कि अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो वहां से जुड़ जाइए, वहां पे हर वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको और पीडीएफ की भी पूरी पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी, ठीक। ये थी हमारी जानकारी। और आइए अब बात करते हैं हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की। आज हम लोग किसके विषय में चर्चा करेंगे? तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपका आज का, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। पहले देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा क्या है ना, कि लोगों की जैसे मानसिक स्थितियाँ, इस चीज के प्रति लोग क्या विचार अपने व्यक्त करते हैं, इन सब बातों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, शैक्षणिक प्रक्रिया में बालक का स्थान अति महत्वपूर्ण होता है। सीधी सी बात है, मैंने पहले ही कहा है, विदाउट स्टूडेंट्स एजुकेशन इज जस्ट लाइक अ फ्लेम विदाउट, बताओ, विदाउट कैंडल, है ना। कुछ उल्टा हो गया क्या? हाँ, उल्टा हो गया। हाँ, विदाउट स्टूडेंट्स द एजुकेशन इज जस्ट लाइक अ कैंडल विदाउट फ्लेम, ये सही है ना। कि यदि बच्चा नहीं है, यदि स्टूडेंट्स नहीं है, तो शिक्षा कुछ इस प्रकार है जैसे बिना जलती हुई मोमबत्ती, है ना। उसका तो कोई मीनिंग नहीं है। फिर देखिए क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का संचालक एक शिक्षक होता है, लेकिन जो संचालन बालक को ही केंद्र मानकर करना चाहिए। कि जो सेंटर्ड पॉइंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? स्टूडेंट्स ही हैं। आधुनिक शिक्षा शास्त्री भी बालक को शैक्षिक प्रक्रिया का मूल आधार मानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुरानी अवधारणा है, आज की भी अवधारणा यही है। इसीलिए वर्तमान शिक्षा को बाल केंद्रित कहा जाता है ना। यद्यपि बालक को शिक्षा में यह स्थान प्राप्त होने में बहुत समय लगा। मतलब पहले बालक को यह स्थान नहीं प्राप्त था, पुराने समय में लोगों का ये मानना नहीं था, परंतु अब इसका यही मानना है क्या, कि जो बालक है वो क्या है, शिक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण स्थान है। और बाल केंद्रित शिक्षा ही अब लोग इसे उपयुक्त सबसे अच्छी मानते हैं। एक समय था जब समाज की आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता था। मतलब एक समय ऐसा भी था जब जो हमारे सोसाइटी की नीड्स होती थी उन पर ज़्यादा फोर्स दिया जाता था और उन्हीं के अनुसार बालक को शिक्षा दी जाती थी। जैसे यूनान, स्पार्टा एवं रोम की शिक्षा प्रणाली में समाज की आवश्यकताओं के प्रमुख स्थान प्राप्त था एवं बालकों को गौण स्थान प्राप्त था। बालक की शिक्षा समाज की उपयुक्त प्रौढ़ नागरिक को ध्यान में रखकर की जाती थी। बालक का महत्व मध्यकालीन शिक्षा में तो और भी कम हो गया। यानी कि जब मध्यकालीन शिक्षा की बात की गई है तो यहाँ तो मतलब स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस देना ही एकदम नेग्लिजिबल हो गया, है ना। फिर देखिए, इस शिक्षा में अध्यापक, पुस्तक एवं वेद का ही आधिपत्य था। यानी कि ऐसी जो शिक्षा आई मध्यकालीन वाली शिक्षा, तो उसमें सिर्फ टीचर और बुक्स यानी आपका सिलेबस और बेत यानी जिससे आपको कूटा पीटा जाता है, वो मतलब यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंस थी। बालक की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। लोगों की धारणा के अनुसार बालक दुष्प्रवृत्तियों का भंडार है। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि बालक बहुत दुष्ट होते हैं, बहुत नालायक होते हैं, बहुत शैतान होते हैं, है ना। इसलिए उनके इन दुष्प्रवृत्तियों के शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। मतलब मार के, तोड़ के, कूट के, डांट के, पनिश करके उनको ये सब सही किया जा सकता है। फिर मध्यकालीन से यही कहावत प्रसिद्ध है कि बेत को काम में ना लाना बालक को बर्बाद करना है। यानी कि जब तक बच्चे की कुटाई ना हो, जब तक बच्चे की धुनाई ना हो, तब तक वो नहीं सुधरता है। ऐसे लोगों की मानना था, कहावत थी। यद्यपि इस प्रकार की स्थिति बहुत समय तक चलती रही। पता है, ये चीज़ें बहुत टाइम तक चलती भी नहीं कि बच्चों को मार मार के सुधारना। और पता है, मारने से बच्चा और जिद्दी हो जाता है। जैसे आपने उसको एक बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, अब उसको मार खाने की तो आदत पड़ गई, है ना। मार खाने की आदत पड़ गई, अब वो क्या कहेगा? मार ज़्यादा से ज़्यादा मार ही तो लेंगे, मार तो डालेंगे नहीं। जब बहुत गुस्सा आती है आप लोगों को, तो शायद आप लोगों ने बचपन में मन कह ना पाए हो, लेकिन मन में ये ज़रूर सोचा होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा मारेंगे ही तो मार तो डालेंगे नहीं कोई, है ना। मार लो जितना मारना है, और कहो ऊपर से डंडा ला के और दे दें, क्या जाओ डंडा उठा लो, डंडा खुदा ला के लो, मारो, कितना मारोगे, मार लो, मार ही तो पाओगे। तो क्या होता है, बच्चे के अंदर का डर खत्म हो जाता है। और दूसरी चीज़ कि बच्चा अब बिल्कुल, अब सोचो, मार से जब नहीं डर रहा तो वो किस चीज़ से डरेगा? ऐसे क्या, आप उसको मारिए नहीं, सिर्फ उससे ये कहिए कि बहुत मारे जाओगे अगर ये काम किया, तो वो एक अलग ही डर होगा। और सोचो अगर किसी दिन मार दिया तो बच्चा मतलब बहुत चिंतन में चला जाएगा कि हाय हमको मार दिया, है ना। अब पता चले आप उठाए डंडा दे सूत दिए उनको,
तो उनके अंदर का डर सब समाप्त हो जाएगा। बल्कि उनको इस बात से डरा सकते हैं आप, आंख दिखा करके। क्यों? मम्मी भी आपकी आंख दिखाती है ना, और आप समझ जाते हैं कि मम्मी गुस्सा है। ऐसा होता है ना, बताओ फटाफट से सब लोग। देखो, लोगों की धारणा के अनुसार सबको पता था कि बालक बहुत शैतान होते हैं। फिर शिक्षा के क्षेत्र में इस आंदोलन की शुरुआत फ्रांसीसी विचारक रूसो ने की। इन्होंने अपनी पुस्तक एमिल में बाल शिक्षा का आदर्श प्रस्तुत किया। इनका कहना था, किसका? रूसो जी का कहना था कि प्रकृति के हाथ से आई हुई प्रत्येक वस्तु अच्छी होती है, किंतु मनुष्य के हाथ में पढ़कर भ्रष्ट हो जाती है। मतलब जो चीज़ हमें नेचर दे रहा है वो एकदम अल्टीमेट है, एकदम सुंदर है, एकदम अच्छा है, वेल एंड गुड है। लेकिन जब वो हम लोगों के समक्ष आता है, यानी हम ह्यूमन बींग्स के बीच में आता है, तो वो अपने आप भ्रष्ट हो जाता है। यस, आप देख सकते हैं कि देखो, चाहे ये मानसून हो, चाहे नदियां हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे हिमालय पर्वत हो, ये सब हमको किसने दिया? नेचर से मिला। लेकिन क्या इसको हम उतना संरक्षित कर पाए जैसा हमको नेचर ने गिफ्ट किया था? क्या हम आगे आने वाली पीढ़ी को वैसा ही सेम नेचर गिफ्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बताइए, कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आज आप पॉल्यूशन का देख लीजिए सिस्टम, जितना स्वच्छ हमको लोगों को मिला है, क्या हम उतना ही स्वच्छ आगे आने वाली जनरेशन को नेचर वैसा दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे, है ना। तो यही बात रूसो ने अपने उसमें कही थी कि मनुष्य के हाथ मत, ये जब आती हैं चीज़ें तो ये क्या हो जाती हैं? भ्रष्ट हो जाती हैं। अर्थात इनमें जैसे ये सब चीज़ें प्रभाव पड़ता है तो वो खराब हो जाती है। इन्होंने इस बात पर बल भी दिया कि शिक्षा बाल केंद्रित हो, मतलब सेंटर्ड पॉइंट क्या हो? चाइल्ड हो, है ना। बालक की शक्तियों, स्वभाव, रुचियों एवं आवश्यकताओं को भली भांति समझकर अवस्था अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। रूसो के बाद पेस्टोलॉजी ने भी बालक के स्वाभाविक विकास के सिद्धांत पर बल दिया एवं शिक्षा में उसे उच्च स्थान दिलाने का प्रयास किया। 19वीं शताब्दी के अंत में शिक्षा के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचलन हुआ, ठीक है, और बाल मनोविज्ञान के अध्ययन में आशातीत प्रगति हुई। ठीक, प्रसिद्ध आधुनिक शिक्षा शास्त्री ड्यूई ने क्या कहा कि बालक को निरंतर ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिसमें वह व्यक्तिगत आकांक्षाओं की तृप्ति कर सके एवं अपने सामर्थ्य, योग्यता एवं अपनी रुचि के अनुकूल विकास का क्रम स्थिर कर सके। ठीक, फिर ड्यूई बालक को इतना चेतनशील एवं जिज्ञासावान बना देना चाहते हैं कि अब वह अपनी प्रेरणा से प्रत्येक के तथ्यों को समझ ले। मैडम मॉन्टेसरी ने बालक को यथासंभव पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने पर बल दिया। इस प्रकार रूसो द्वारा बालक के पक्ष में जो आंदोलन चलाया गया वह सनह सनह प्रगति करता गया, अर्थात धीरे धीरे प्रगति होती गई, और इसलिए आज शिक्षा को पूर्णतः बाल केंद्रित बना दिया गया। यानी कि जो आप मॉडर्न एजुकेशन में, ये जो आजकल की एजुकेशन है, बच्चा पढ़ रहा है, ये किस पर बेस्ड है? तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा है। अब यदि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा को देखें, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें, तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा को बालक के शिक्षण संबंधी खोजो उसका उपयोग, उसका प्रयोग तथा वर्तमान समय की मांग से समझ सकते हैं। वर्तमान शिक्षा में अभिवृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं, वैयक्तिक भिन्नताएं, मानसिक स्वास्थ्य एवं अभिरुचि आदि सिद्धांतों के अनुसार प्रदान की जाने वाली शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा ही है। इसका ध्येय बालक का सर्वांगीण विकास के साथ साथ उनके मानसिक, शारीरिक एवं भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार उनका विकास करना है। शिक्षा इस प्रकार की ही है जिसमें बालक को स्वतंत्रता हो तथा प्रकृति के द्वारा प्राप्त अनुभवों के अनुसार उसका विकास हो, उसे उसकी रुचि के अनुसार अध्ययन कराया जाए तथा अभिप्रेरण की सहायता भी ली जाए। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा एक बाल केंद्रित शिक्षा का प्रत्यय है जिसमें शिक्षक मात्र दिशा निर्देश देता है। यानी कि जो ये सेंटर्ड एजुकेशन है, इसमें शिक्षक का काम क्या है, टीचर का काम क्या है कि बच्चों को दिशा निर्देशन करना, है ना, कि वो कहीं कहीं गलत रास्ते में तो नहीं जा रहे हैं। आजकल बच्चा क्लास में बड़ा एक्टिव रहता था पहले, आजकल वो एकदम चुपचाप बैठता है, ना टाइम पे होमवर्क कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। तो इन सब बातों को बच्चों के मन से निकलवा लेना कि बेटा क्या हुआ ये वो, तो वो ये सब बातें बता दे। ये सब काम किसके हैं? टीचर्स के हैं। ठीक, दिशा निर्देश देता है, ना कि कार्य संपादन करता है। ऐसा नहीं है कि टीचर सब कुछ करेंगे, बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन होते हैं, है ना। अब देखो, यानी कि शिक्षक बच्चे या कह लो आपकी जो आपका करिकुलम, यानी ये सब पूरा लेसन्स और कोर्सेज हैं, ये सब कुछ एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
इसके अंतर्गत वैज्ञानिक नियमों एवं निष्कर्षों पर आधारित शिक्षण अधिगम कर बालक का उत्तरोत्तर विकास किया जाता है। बालक के किसी एक पक्ष के विकास की बात न होकर उसके संपूर्ण मानसिक, शारीरिक एवं सांवेगिक विकास के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है। संक्षेप में यह मनोविज्ञान आधारित बाल केंद्रित तथा बालक के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा की संकल्पना है, जो वैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के लिए पथ प्रदर्शक है। अब देखो, ये तो हो गई आज की क्लास आपकी। अब ये कल आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है? प्रासंगिक विचार यानी रेलेवेंट आइडियाज। और उसके बाद में ये यूनिट 1 आपकी क्या हो जाएगी? यूनिट 1 आपकी हो जाएगी फिनिश। कौन सी यूनिट शुरू करेंगे हम लोग? तो यूनिट 2 शुरू करेंगे। इसमें क्या है, इस वाले चैप्टर में आपको पढ़ना होगा जैसे जीन पियाजे के विचार क्या हैं, मतलब अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से, जैसे आपने फिर पढ़ लिया। उसके बाद में आप पढ़ेंगे कोहलबर्ग के विचार। और ये जो चैप्टर है भैया दीदी, है ना, हर क्या ही बताया हम आपको कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप टेट सीटेट का पेपर देंगे तब समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है। इरेक्शन के विचार, है ना। उसके बाद में देखो किसके हैं, देखो हम आपको पूरी पीडीएफ दिखा दे रहे हैं एक बार। कल आपको पढ़ना क्या है, वाइगॉत्स्की के विचार, ठीक। और उसके बाद में वाइगॉत्स्की के विचार पढ़ने के बाद में आपको पढ़ना होगा, वेट फॉर अ मिनट, हाँ बस इतने आपको पढ़ने होंगे। ये पढ़ने के बाद में ये मान के चलिए कि आपके टेट सीटेट के कम से कम 2-3 नंबर का यहाँ से क्लियर होगा पोर्शन। बहुत सी पूछा जाता है कि ये एक लाइन दे देंगे कि ये किसके अनुसार था, है ना। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी है, ये वाला चैप्टर आपको। और इसी के साथ में आज की क्लास को हम यहीं एंड करेंगे, चूँकि आज सुबह की क्लास भी नहीं हो पाई थी और थोड़ी सी तकनीकी समस्या के कारण नहीं हो पाई। अब हम आपसे पूरी बात क्या ही शेयर करें, है ना। बस ये समझ लीजिए कि हाँ, आपको हुई असुविधा के लिए हमें बहुत खेद है और रियली बहुत बेकार लगा कि आपकी क्लास नहीं हो पाई, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक भी दिन का आपका लॉस हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें एब्सेंट वगैरह हो। अब देखो, आप हमको ये अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। आज की क्लास का पीडीएफ आपको कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वाली पीडीएफ ज्वाइंट है ना, तो आज दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर हम कल पढ़ाएंगे तो कुछ न्यू नहीं लगेगा आपको, ठीक। तो वो पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ कि जो क्लास नहीं हुई है तो वो अब कल से प्रॉपर होगी। कल मतलब आज की क्लास सुबह वाली नहीं हुई थी ना, वो आप कल आपको मिलेगी। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, टाइमली कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। नो नीड टू डरिंग, जब तक हम हैं आपके साथ, है ना। बाकी कैसा फील कर रहे थे? किशोरावस्था वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। पेपर 1 में स्वामी विवेकानंद जी की क्लास जो है वो जरूर पढ़ना है, भले आपके पेपर में ना है लेकिन फिर भी पढ़ना है, क्योंकि वो दोनों क्लासेस सच में मेरी फेवरेट क्लासेस हैं। और बाकी क्या कैसे हैं आप, और उसके बाद में यहीं से करते हैं एंड। और एक बार लिख दो फटाफट से सब लोग अपनों के लिए। मैं बोलने जा रही हूँ अपनी वही टैग लाइन कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी, लिखो भाई, जैसे सिम्मी ने उस दिन लिखा था ना अपनों के लिए, वैसे ही सबको लिखना होता है। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।